मैं एक मसाज सेंटर में लड़का बनकर काम करती थी। वहीं एक आदमी को मेरा काम बहुत पसंद आया। वह एक करोड़पति आदमी था। इसीलिए उसने मुझे अपने घर पर ही नौकरी पर रख लिया ताकि मैं उसके घर में ही मसाज कर सकूं। उसे मेरा काम बहुत पसंद आता था और वह मुझसे बहुत खुश रहता था। धीरे धीरे मेरी उससे बहुत बातचीत होने लगी और वह मुझसे अपनी हर बात शेयर करने लगा। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वह अपनी बीवी से खुश नहीं है क्योंकि उसकी बीवी उसे वह नहीं दे पा रही है जो वह चाहता है। फिर वह मुझसे बोला कि क्या मैं किसी मसाज सेंटर में काम करने वाली लड़की को जानता हूँ जो उसे वह खुशी दे पाए। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह से डर गई कि कहीं अगर इसे पता चल गया कि मैं खुद ही एक लड़की हूँ तो फिर ये मेरे साथ न जाने क्या करे। मैंने तुरंत ही उसे इनकार कर दिया कि मैं ऐसी किसी भी लड़की को नहीं जानता हूँ। लेकिन उसी दिन अचानक ही मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसकी वजह से मेरे लड़कों के बालों वाली बिग मेरे सर से निकलकर नीचे गिर गई और मेरी पूरी असलियत उस आदमी पर खुल गई। मेरे घने लंबे काले बाल उसके सामने खुलकर आ गए और वह मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसे जैसे ही पता चला कि मैं तो खुद ही एक लड़की हूँ तो वह खुद पर काबू नहीं रख सका। उसके इतने दिनों का सब्र का बांध टूट गया और फिर उसने मुझे बेहाल कर दिया। मैं 20 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा नाम सपना है। मैं भले ही खूबसूरती के मामले में खुद को भाग्यशाली समझती थी, लेकिन पैसों के मामले में मैं बहुत बड़ी बदनसीब थी क्योंकि मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था जहाँ पर मैं बचपन से ही सिर्फ एक गरीबी भरी जिंदगी जी रही थी। मैं और मेरा छोटा भाई हमेशा ही किसी न किसी तरह की तंगी से गुजरते रहे। कभी हमें कपड़े नहीं मिले तो कभी पेट भर खाना नहीं मिला। इसकी वजह ये थी कि मेरे पापा कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करते थे और अगर जो मजदूरी करके वह पैसा कमाते तो उसे ज़्यादातर पैसे को वह शराब की लत में उड़ा दिया करते थे, जिसकी वजह से हम लोगों को पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता था। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ अक्सर मेरे पापा से लड़ा करती थी क्योंकि वह हर रोज़ शराब में ढेर सारा पैसा उड़ाकर घर आते थे और फिर उसके बाद वह माँ के साथ झगड़ा भी करते थे जिसको लेकर मेरे घर में बहुत कलह होती थी। माँ अक्सर उन्हें समझाती थी कि हम लोग वैसे ही इतने गरीब हैं और तुम कुछ खास काम भी नहीं करते और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे तुम कमाते हो उनको भी तुम अपनी बुरी आदतों में उड़ा देते हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? लेकिन पापा के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। धीरे धीरे साल बीतते गए। पहले तो मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती रही, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने से पापा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे पढ़ा सकूं। तब तक मेरा भाई भी इस दुनिया में आ चुका था, लेकिन भाई की पैदाइश के बाद माँ बहुत बीमार रहने लगी क्योंकि उनके शरीर में हद से ज़्यादा खून की कमी हो चुकी थी और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम माँ की अच्छी खिलाई पिलाई करवा सकते। मैंने कई बार पापा को समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर ने कहा है कि माँ को अच्छी देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास तो माँ के इलाज के पैसे तक नहीं आ रहे हैं। इस तरह से तो माँ कभी ठीक ही नहीं होगी। लेकिन पापा का वही हाल था जो हमेशा का था। पापा के कान पर इस बार भी कोई जूं नहीं रेंगी और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं और मेरे भाई छोटू ने अपनी माँ को कुछ महीनों के बाद खो दिया। माँ के जाने के बाद तो जैसे मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा था क्योंकि अभी तक सिर्फ एक माँ ही तो थी जो मेरे जीवन जीने का सहारा थी, जिसकी वजह से ही मैं अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत मानती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मेरा भाई भी सदमे से बिल्कुल पागल हो चुका था। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत बांधी क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपने भाई के लिए जीना है और जो तकलीफ़ें मैंने झेली हैं वह मैं अपने भाई को कभी भी नहीं झेलने दूंगी। इस वजह से मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगी और भले ही मैं पढ़ लिख ना पाई, लेकिन मैं अपने भाई को
ज़रूर पढ़ाऊंगी। माँ के देहांत के बाद भी पापा में कोई भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि वह तो अब और भी ज़्यादा पहले से शराब पीने लगे, क्योंकि अब तो और उन पर कोई भी लगाम लगाने वाला नहीं था और ना ही कोई उन्हें रोकने वाला था। इसलिए अब वह बेतहाशा अपने मन की मर्जी कर रहे थे। इधर मैं जहाँ भी काम ढूंढने जाती तो वहाँ हर बार यही होता कि मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जितनी उस नौकरी के लिए ज़रूरत है। इस वजह से मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। मैं नौकरी की तलाश में भटक भटक कर थक चुकी थी। इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं लोगों के घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने का काम शुरू कर दूं। इसलिए मैंने कुछ अच्छी कॉलोनी में घरों में जा जाकर काम मांगना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया, क्योंकि हर कोई मुझे शक की नज़र से देख रहा था। हर किसी को यही लगता कि मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ और मेरा बाप एक शराबी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके घर में चोरी कर लूँ। इसीलिए हर किसी ने मुझे धुतकार दिया और अपने घर से भगा दिया। मैं हताश और निराश होकर घर वापस लौट चुकी थी। उस दिन मैं बहुत फूट फूट कर रोई और अपनी माँ को याद कर कर के बार बार यही कहती रही कि माँ, तुम हम दोनों को छोड़कर क्यों चली गई, और अगर तुम्हें जाना ही था तो हम दोनों भाई बहनों को भी अपने साथ लेकर चली जाती। मुझे रोता हुआ देखकर मेरा भाई भी मेरे कलेजे से आ चिपका और वह भी रोने लगा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया तो देखा कि उसकी शर्ट पीछे से फटी हुई थी। ये देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने एक बार फिर से अपना गम पी लिया और फिर से हिम्मत के साथ उठ खड़ी हुई कि मुझे कुछ भी करके अपने भाई को एक बेहतर ज़िंदगी देनी है, जिसके लिए मैं हार नहीं मान सकती। मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह मुझे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएं। अब मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने भाई को ज़रूर पढ़ाऊंगी। इसीलिए मैं अगले दिन फिर से काम ढूंढने के लिए निकल गई। लेकिन उस दिन भी मेरे साथ वही हुआ जो होता आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि शायद मेरी मुसीबत इतनी बड़ी है, लेकिन जब मैं उस दिन घर लौट कर आई तो अपने घर में कुछ हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर मेरी तो जान हलक में आ गई। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे पापा को धमका रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि वह कौन है, तो उनमें से जो उन लोगों का मालिक था वह कहने लगा कि तेरे बाप ने अपने शराब की लत को पूरा करने के लिए मुझसे अब तक लाखों रुपए उधार ले लिए हैं और अब ये चुकता नहीं कर रहा है, और इसीलिए मैं तुझे ये बात साफ तौर पर बता देता हूँ कि अगर तेरे बाप ने 1 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाया तो फिर मैं इस घर पर कब्जा कर लूँगा और तुम लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दूँगा। मैंने उस आदमी के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की कि वह हमारे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि वह जितनी बड़ी रकम बता रहा था उसे 1 महीने में तो क्या, मैं 5 साल में भी नहीं लौटा पाती। क्योंकि हकीकत तो ये थी कि मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं उसके पैसे कहाँ से लौटाती। और पापा को तो इस बात की अगर फिक्र ही इतनी होती तो वह इतना बड़ा कर्जा लेते ही क्यों। मेरी बात सुनने के बाद वह आदमी मेरी तरफ ध्यान से घूर घूर कर देखने लगा, जिससे मुझे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। मैं अपने आप में ही सिकुड़ती चली जा रही थी। मैंने खुद को अपने दुपट्टे से अच्छी तरह से ढका, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी की नज़रें मेरे आर पार जा रही हों। तभी फिर वह मुझसे कहने लगा कि ठीक है, अगर तू मेरा कर्जा नहीं लौटा सकती, लेकिन तू मेरे यहाँ पर काम तो कर सकती है। जब तू मेरे यहाँ काम करेगी तो मैं तुझे जो भी तनख्वाह दूंगा उसमें से हर महीने मैं कुछ पैसे काटता रहूँगा और धीरे धीरे इधर मेरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा और तू भी कुछ पैसे कमाने लगेगी। उस आदमी की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि मैं मसाज सेंटर चलाता हूँ, वहाँ पर जो भी लोग आते हैं तुम्हें उनका मसाज करना होगा। पहले तो ये बात सुनकर मेरा अंदर से दिल नहीं किया, लेकिन मैं भी क्या करती। न जाने कितने महीने से मैं काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी, लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। और आज जब काम खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आया था तो फिर मैं उसे इनकार कैसे कर सकती थी।
ना चाहते हुए भी मैंने हामी भर दी, क्योंकि मुझे कैसे भी करके उस कर्ज को चुकाना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे सर पर जो सिर्फ एक छत बची है वह भी छिन जाए। इसके बाद वह लोग वहाँ से चले गए। मैंने अपने पापा को बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन उनके ऊपर तो जैसे किसी बात का कोई असर ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा बीमार रहने लगे। जब उन्हें लीवर की बीमारी हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने शराब पी पी कर अपने शरीर को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। लेकिन अब पछताते होता क्या था, अब तो वह अपने शरीर की दुर्दशा कर ही चुके थे। डॉक्टर ने मुझे साफ तौर से कहा कि अगर इनका ठीक से इलाज नहीं हुआ तो फिर बस ये कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई थी। एक तो माँ का साया मुझसे पहले ही छिन चुका था, लेकिन अब अगर बाप का साया भी छिन गया तब न जाने हम लोगों का क्या होता, क्योंकि भले ही मेरे पिता एक शराबी थे, लेकिन उनका हमारे सर पर साया रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही जालिम है। जिस किसी के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो उसे ये दुनिया चैन से जीने नहीं देती। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप बिल्कुल भी पैसों की फिक्र ना करें, मैं अपने पिता का इलाज अच्छे से अच्छा कराऊंगी। अब मैंने मसाज सेंटर जाना शुरू कर दिया था और इधर पापा पूरा दिन घर पर ही रहते थे, क्योंकि अब उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं बची थी कि वह चल फिर कर कहीं भी जा सकते। शुरुआत में तो मुझे मसाज सेंटर में थोड़ा ठीक लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थीं वह मुझे कुछ अजीब लगने लगी, क्योंकि जब तक मेरी ट्रेनिंग चली तब तक तो मेरे पास लड़कियों को मसाज करवाने के लिए भेजा जाता था। लेकिन जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मैंने देखा कि अब मुझसे आदमियों का मसाज करने के लिए बोला गया। ये बात मुझे अंदर से बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं एक लड़की होकर आदमियों का मसाज आखिर कैसे कर सकती थी। लेकिन ये तो उस सेंटर का नियम था। उसके अलावा दूसरी बात मुझे ये बहुत अजीब लगती थी कि वहाँ पर जो भी आदमी हम लड़कियों से मसाज करवाने के लिए आते थे उनके चेहरों को एक काले मास्क से बहुत अच्छे से ढक दिया जाता था, जिससे हमें ये पता ही नहीं होता था कि हम किन आदमियों का मसाज कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर अलग अलग तरह के मसाज के पैकेजेस थे, जैसे सिल्वर मसाज, गोल्डन मसाज और डायमंड मसाज। इनमें क्या होता है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन वहाँ कुछ लड़कियों के ग्रुप डिसाइड थे जो इन्हीं पैकेजेस में वहाँ आने वाले आदमियों का मसाज किया करती थीं। शुरू में तो मुझे ये सब करते हुए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा काम है और अपने काम के लिए मुझे बुरा महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी काम की वजह से मेरे घर की रोज़ी रोटी चल रही है। मैं अपने भाई को पढ़ा पा रही हूँ और अपने सर का कर्ज भी उतार पा रही हूँ। यही मेरे पिता के इलाज की एक आखिरी उम्मीद है। अगर मैंने इस काम को भी अच्छे से नहीं किया तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें छिन जाएंगी। लेकिन मुझे हर रोज़ बहुत ही बुरा महसूस होता था, क्योंकि जो भी आदमी मुझसे मसाज कराने आते थे वह मेरे साथ गलत तरीके से पेश आते थे और मुझे अपने मन के हिसाब से मसाज करने को कहते थे, जिससे मुझे बहुत ही बुरा फील होता था। लेकिन उन्हें इस वक्त सबसे कोई मतलब नहीं था। इसीलिए अब मैं समझ चुकी थी कि यहाँ पर आदमी लड़कियों से अपना मसाज कराने क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं होती। मेरे मन में हमेशा से ही ये जिज्ञासा थी कि गोल्डन मसाज और डायमंड मसाज वाले पैकेज में आखिर ऐसा कौन सा मसाज है जो इन आदमियों को दिया जाता है, जिसकी ये इतनी महंगी कीमत चुकाते हैं। जिस वजह से मैंने एक दिन चुपके से जाकर उन कमरों में झांक कर देखा और अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मसाज सेंटर के नाम पर यहाँ पर इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है और बेचारी जो लड़कियाँ काम कर रही हैं वह भी कितनी मजबूर होंगी जो ये सब कुछ झेलने को तैयार हैं, जो अपने आप को इस काम में दांव पर लगा दे रही हैं। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत मायने रखती है, लेकिन यहाँ पर जो भी लड़कियाँ काम कर रही थीं वह अपनी इज्जत को पूरी तरह से नीलाम करके बैठी थीं।
उस दिन जब मैं घर लौट कर आई तो मेरी आंखों के सामने से वह नज़ारा जा ही नहीं रहा था। मुझे बार बार इस बात का डर सता रहा था कि कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि मुझे भी गोल्डन पैकेज या फिर डायमंड पैकेज में डाल दिया जाए और फिर मुझे भी मेरा मालिक यही सब करने को कहे जो वहाँ पर आज वह लड़कियाँ कर रही थीं। लेकिन मेरी आत्मा इस बात की गवाही बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। अब एक तरफ मुझे मेरे पापा और मेरे भाई दिख रहे थे और दूसरी तरफ मेरी इज्जत। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किसे चुनूं। मेरे आगे बहुत बड़ा धर्म संकट आ खड़ा था, लेकिन फिर मैं जैसे तैसे खुद को समझाया कि मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मुझसे ये नहीं कहा गया कि मुझे इस तरह के पैकेजेस में काम करने के लिए भेजा जाएगा। इसीलिए मैंने खुद को समझाया कि मुझे चुपचाप जो काम दिया गया है वह करते रहना चाहिए। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन एक आदमी वहाँ पर आया और उसने मसाज के दौरान मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वह मुझे बिल्कुल इस तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे कि मैं उसकी गुलाम हूँ, जबकि उस दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार था। इसीलिए मैंने उससे कहा भी कि सर, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं उतना अच्छा काम नहीं कर पाऊंगी। पर वह आदमी अपने आगे कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे मेरी तबीयत के खराब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसने मेरे मालिक से मेरी शिकायत कर दी। और मालिक ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और मुझसे कहा कि तुम कहीं की महारानी नहीं हो जो यहाँ पर तुम्हारे मन के हिसाब से काम होगा। उसके अगले दिन जब मैं मसाज सेंटर पहुंची तो मालिक ने मुझसे कहा कि अगले महीने तुम्हें गोल्डन पैकेज में मसाज करना पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि मैंने उस दिन साफ तौर पर देखा था कि गोल्डन पैकेज में जो लड़कियां हैं उनसे कौन सा वाला मसाज कराया जाता है। मैंने मालिक के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी, बल्कि वह मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुम्हारा कर्जा बहुत बड़ा है, जिसे चुकाने के लिए तुम्हें मेहनत भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी जिसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अब तो मैं चाहते हुए भी इस काम को नहीं छोड़ सकती थी। वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की से मेरी अच्छी दोस्ती थी। मैंने उसे जब ये बात बताई तो वह भी बहुत परेशान हो गई। वह कहने लगी कि अब तेरे सामने और कोई चारा नहीं है, तुझे अब अपनी इज्जत और ये सारी बातें भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि गरीब इंसान की कोई भी इज्जत नहीं होती है। जिस दिन गोल्डन पैकेज में मेरा पहला दिन था, उस दिन मैं बहुत डर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि जो भी आज मुझसे मसाज कराने के लिए आएगा वह ना जाने मेरा क्या हाल करेगा। मैं अभी डरी सहमी सी बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर दो लड़के आए और जो हमारी हेड मैडम थीं उन्होंने मुझे बताया कि आज ये मेरे पहले कस्टमर हैं, जिनका काम मुझे बहुत अच्छे से करना है और उन्हें बहुत आराम देना है। उनमें से जब एक लड़का दूसरी मसाज वाली लड़की के पास जाने लगा तो वह पहला लड़का उससे बार बार कहने लगा कि उसे ये सब नहीं करवाना, लेकिन उसका दोस्त उसे कहने लगा कि मैंने तुझे समझाया था ना, एक बार इस चीज़ को ट्राई करके तो देख, सच में बहुत मज़ा आएगा। अब तू जवान हो गया है तो फिर क्यों घबरा रहा है। इतना कहने के बाद वह वहाँ से चला गया। उसके बाद उसे कमरे में सिर्फ मैं और वह ही अकेले रह गए थे। मैं मास्क की वजह से उस लड़के को देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि जैसे मैं घबराई हुई हूँ, ठीक उसी तरह से वह भी उस वक्त बहुत घबराया हुआ था। कुछ देर तक तो मेरे और उसके बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे अपना काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने मेरी आज शिकायत कर दी तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। मैंने तुरंत ही उस लड़के से कहा कि आप यहाँ आकर बैठिए। उसके बाद वह वहाँ पर बैठ गया और मैंने उसका मसाज करना जैसे ही शुरू किया वैसे ही वह अचानक से उठकर खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि जैसे वह डर गया हो। मैंने उससे कहा कि आप डरिए नहीं, मैं आपको पूरा आराम दूंगी।
इसके बाद वह फिर से बैठ गया और मैंने उसका मसाज करना शुरू किया। अभी मैं उसका मसाज कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसने मुझे रोक दिया, जिससे मैं डर गई कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मेरा काम पसंद ना आया हो। तभी वो मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे हाथ में ये क्या हुआ है। जब मैंने अपने हाथ को देखा तो मैंने उसे बताया कि दरअसल परसों मेरा हाथ जल गया था। मेरे हाथ पर खौलता हुआ दूध गिर गया था। वह कहने लगा कि तुम्हारे हाथ में तो काफ़ी चोट लगी है और तुम मेरा मसाज कर रही हो, तुम्हें तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। तुम्हें मेरा मसाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में पहली बार मेरी माँ के बाद मुझे कोई ऐसा इंसान दिखा था जिसने मेरी फ़िक्र की थी। उसकी ये बात सुनकर न जाने क्यों पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि नहीं सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन वह मुझसे कहने लगा कि इतनी बड़ी तुम्हें चोट लगी है और तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उसने मुझे मसाज कराने के लिए साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सर, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर मेरे मालिक को पता चल गया कि आप यहाँ से बिना मसाज कराए ही चले गए हैं तो फिर वह मुझे नौकरी से ही निकाल देगा। इस पर वह लड़का कहने लगा कि तुम्हारे मालिक को ये बात बताएगा कौन कि तुमने मेरा मसाज नहीं किया है। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिली। मैंने उससे कहा कि सर, तो फिर आप कल ज़रूर आ जाइएगा। कल तक ये चोट और ठीक हो जाएगी और मैं आपका बहुत अच्छा मसाज करूँगी। इसके बाद उस लड़के ने हामी भरी और वह वहाँ से जाने लगा। पर मैंने उससे कहा कि सर, 1 घंटे से पहले आप बाहर मत जाइए, नहीं तो बाहर सबको पता चल जाएगा कि आपने मुझसे मसाज नहीं कराया है। मेरी इस बात पर वह चुपचाप वहीं पर बैठ गया और मैं भी वहीं उसके सामने बैठ गई। कुछ देर हमारे बीच खामोशी रही। फिर वह मुझसे बोला, तुमसे एक बात पूछूं? मैंने उसे हाँ का इशारा किया। वह कहने लगा कि तुम ये काम क्यों करती हो? ये काम तो बहुत बुरा है। तुम तो मुझे एक अच्छी लड़की लग रही हो। क्या ये काम करते हुए तुम्हें बुरा महसूस नहीं होता? मैंने उससे कहा कि सर, आज इस वाले पैकेज में मेरा पहला दिन है और सच बताऊं तो मैं अंदर ही अंदर अपनी इज्जत को लेकर बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ना जाने कौन वह पहला शख्स आएगा जो मेरे साथ वह सब करेगा जिसकी कल्पना मैं सपने में भी नहीं कर सकती। लेकिन भगवान ने आज आपको भेजकर मेरी इज्जत को बचा लिया। इस पर वह लड़का कहने लगा कि आज तो मैं आ गया, लेकिन कल कल क्या होगा? उसकी ये बात सुनकर अचानक ही मैं बुरी तरह से डर गई और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि अब मेरे नसीब में जो लिखा है वही मेरे साथ होगा। ये सब मेरी मजबूरी है। एक बार फिर से मेरे और उसके बीच कुछ देर की खामोशी रही। उसके बाद जैसे ही 1 घंटा हुआ, वह लड़का बाहर जाने लगा। मैं उसे एकटक निहार रही थी। तभी वह मेरी तरफ पलटा और कहने लगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। कल भी और आने वाले सभी दिनों में भी तुम्हारे साथ अब कुछ भी नहीं होगा। उसने जब मुझसे ये बात कही तो मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर गई तो मेरा मालिक मुझसे बहुत खुश दिख रहा था। वह कहने लगा कि तुमने तो अपने ग्राहक की बहुत अच्छी सेवा की, इतनी अच्छी कि उसने तुम्हें 1 साल के लिए अपना मसाज कराने के लिए बुक कर लिया है और उसने साफ हिदायत भी दी कि तुम उसके सिवा और किसी का भी मसाज नहीं करोगी, जिसके लिए उसने एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर दिया है। इतना अच्छा तुमने उसे काम करके दिखाया कि वह इतना खुश हो गया कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इतना कहने के बाद मेरा मालिक तो वहाँ से चला गया, लेकिन मैं अभी भी बुत बनी हुई खड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक अनजान लड़का मेरी इज्जत को बचाने की खातिर अपना ढेर सारा पैसा मुझ पर खर्च कर गया। मेरा उस लड़के से कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो मेरे प्रति अपना फ़र्ज़ निभाया था वह आज तक मेरे पिता ने भी नहीं निभाया। मैंने दिल ही दिल में उस लड़के को बहुत बहुत शुक्रिया बोला, क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया वह तो शायद कोई भी नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद से वह लड़का हर रोज़ मुझसे मसाज करवाने आता, लेकिन मैं उसे हाथ तक ना लगाती।
वह मुझसे दूर सामने की कुर्सी पर बैठा रहता और इधर मैं भी चुपचाप उसके सामने बैठी रहती और वह वहाँ पर 1 घंटा बिताने के बाद चुपचाप उठकर चला जाता। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे मेरे और उसके बीच में बातचीत होने लगी। मैंने उसे अपने घर के सभी हालातों के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी तक उसने अपने बारे में मुझे कुछ खास नहीं बताया था। ऐसा लगता था कि जैसे वह मुझसे कुछ छुपाना चाहता हो। एक दिन उसने मुझे अपने यहाँ पर जॉब ऑफ़र की। मैंने उसे बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इस पर उसने कहा कि वह जो काम मुझे दे रहा है उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई भी रोल नहीं है। तो मैंने उसे अपने कर्ज के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं मजबूर हूँ और इस काम को चाहकर भी नहीं छोड़ सकती हूँ। इसके बाद उसने मुझसे कई बार कहा भी कि अगर मैं बुरा ना मानूं तो वह मेरा कर्जा चुका सकता है ताकि मैं यहाँ से काम छोड़ सकूं। लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज अपने सर पर ले लूं। और फिर उस लड़के ने मुझ पर यही बहुत बड़ा एहसान किया था कि मेरी इज्जत को बचाने की खातिर उसने इतना महंगा पैकेज मेरे लिए खरीद लिया था। एक दिन वह लड़का मुझसे कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मेरा चेहरा देखो। मैंने उससे कहा कि करता तो है, लेकिन यहाँ का नियम है, अगर आपने मास्क उतारा तो मेरी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है, इसीलिए मैं चाहकर भी आपका चेहरा नहीं देख सकती। उस लड़के ने कहा तो फिर क्या आज शाम को तुम मुझे बाहर मिलोगी? उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ से ही घर जाते हुए बहुत देर हो जाती है और इसीलिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपसे कहीं भी बाहर मिल सकूं। दरअसल मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रही थी कि वह लड़का सच में एक अच्छा इंसान है या फिर मेरे सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा था, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि अगर वह कभी किसी को मजबूर देख लेती है तो अक्सर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। और फिर ये लड़का तो मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुका था। इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सचमुच मेरी मदद करना चाहता है या फिर मदद करने के बहाने से मुझे कुछ और ही चाह रहा है। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। मुझे अब उससे बहुत लगाव हो गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था कि लेकिन तभी एक दिन मेरी ज़िंदगी में तूफान आया। उस मसाज सेंटर में पुलिस ने रेड डाल दी और वह हम सब लोगों को पकड़ कर ले गई और इधर मसाज सेंटर के मालिक को भी जेल हो चुकी थी। हम लोगों को तो कुछ महीनों के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन मसाज सेंटर अब बंद हो चुका था और हम सब बेरोजगार थे। ये मेरे लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि एक तरफ मैं ऐसे बुरे काम से बच निकली थी और अब मुझे कर्ज चुकाने की भी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरी रोज़ी रोटी भी बंद हो चुकी थी और मुझे कहीं भी नया काम नहीं मिल रहा था। इसी बीच मेरी एक सहेली को दूसरे मसाज सेंटर में नौकरी मिल गई और उसने मुझे भी वहीं पर आने के लिए कहा। पर मैंने जब उसके सामने ये बात कही कि मैं अब वही गंदा काम नहीं कर सकती तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, इस मसाज सेंटर में लड़के भी काम करते हैं। अगर तुम लड़का बनकर यहाँ पर मसाज करने आती हो तो तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी। मुझे उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ दिनों तक घर में रहकर ही लड़कों की तरह बोलने की खूब प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरी आवाज़ पहले से ही थोड़ी सी भारी थी। इसीलिए जल्दी ही मैंने लड़कों की तरह बोलना अच्छे से सीख लिया और इसको पूरी तरह से कारगर साबित करने के लिए मैंने अपनी सहेली से लड़का बनकर फ़ोन पर बात की और जब 10 मिनट के बाद मैंने उसे अपनी असलियत बताई तो वह दंग रह गई, क्योंकि वह सच में पहचान ही नहीं पाई कि मैं एक लड़की बोल रही हूँ। धीरे धीरे इस सब में 1 से 1.5 साल बीत चुका था और मैं लड़का बनकर अब मसाज सेंटर में काम कर रही थी। लड़कों को औरतों की मसाज करनी पड़ती थी और औरतों के साथ अच्छी बात यह थी कि वह उतने स्तर का गलत इरादा नहीं रखती थी जितना कि एक आदमी रखता है, जिससे अब मेरी इज्जत पर कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन अक्सर औरतें मुझे ये कहा करती थीं कि मेरे हाथ बिल्कुल लड़कियों की तरह सॉफ्ट हैं।
मैं धीरे धीरे औरतों के बीच में बहुत पॉपुलर होने लगी। मेरी मसाज सभी औरतों को बहुत पसंद आती। इसी बीच एक बहुत ही अमीर परिवार की औरत एक दिन मुझे ढूंढती हुई मसाज सेंटर में आई। मैंने उसे पहली बार देखा था। उसने मुझे बताया कि मेरे बारे में उसे उसकी सहेली ने बताया है। वह कहने लगी कि वह मुझे अपने घर पर अपने पति की मसाज करवाने के लिए परमानेंट नौकरी पर रखना चाहती है, क्योंकि उसके पति का कुछ महीनों पहले एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने उसे अच्छी मालिश के लिए बोला है। और अब तक जो भी नौकर उसने अपने पति के लिए रखे, वह सब उतनी अच्छी देखभाल उसके पति की नहीं कर पा रहे हैं जिससे उसकी तबीयत में सुधार हो। लेकिन मेरे बारे में उसने कई लोगों से मेरी बहुत तारीफ सुनी है और इसीलिए वह मुझे मुंह मांगे दाम पर नौकरी देना चाहती है। मैंने मन में सोचा कि जब इस औरत के पति को इतनी ही दिक्कत है तो ये क्या अपने पति का खुद से मालिश नहीं कर सकती। लेकिन अमीर परिवार की औरतों के इतने चोचले होते हैं कि वह कोई काम खुद से करना ही नहीं चाहती, बल्कि हर काम पर पैसे खर्च करना उनके लिए ज़्यादा रुतबे वाली बात होती है। मैंने खुद से कहा कि मुझे इस सब से क्या, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब उससे अपनी तनख्वाह के बारे में पूछा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह मुझे 5 गुना ज़्यादा तनख्वाह दे रही थी, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र था। इतनी तनख्वाह में मैं अपने भाई को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती थी। मेरे लिए ये गोल्डन चांस था और इसीलिए मैंने तुरंत ही इस नौकरी के लिए हामी भर दी और अगले ही दिन से मैं उसके बंगले में जाकर अपना काम शुरू कर दिया था। उसका पति इस वक्त व्हील चेयर पर बैठा था। उसके पति ने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम रमेश बताया। उसके बाद उस औरत के पति ने मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछा तो मैं थोड़ा बहुत झूठ और थोड़ा बहुत सच बता दिया। वह इतनी पूछताछ कर रहा था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने अपनी बालों की नकली बिग और दाढ़ी मूछों को ठीक किया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया है कि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मुझे इससे कम ही बात करनी है और अपना काम ज़्यादा करना है। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और मैं उस आदमी की पूरे सेवा भाव से मालिश करती रही ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और सच में उसकी तबीयत में अब पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार होने लगा था, जिससे वह मुझसे बहुत खुश रहता था। इसी बीच मैंने ये देखा था कि उस आदमी की पत्नी अपने पति से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखती थी, बल्कि बस पूरा दिन सिर्फ शॉपिंग, किटी पार्टी और अपने जो पुरुष मित्र थे उनके साथ ही घूमना फिरना करती रहती थी, जिसकी वजह से मैं उसके पति को हमेशा परेशान ही देखती थी। कुछ समय के बाद मेरे पिता का देहांत हो गया और अब मैं और मेरा भाई इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए, क्योंकि अब मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, जिस वजह से मैंने अपने भाई को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, क्योंकि मैं अपने काम से आधी रात तक लौट पाती थी और तब तक मेरे भाई को घर में अकेले ही रहना पड़ता और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पीठ पीछे मेरा भाई किसी मुसीबत में पड़े। इसीलिए मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना ही ठीक समझा। इधर मेरे मालिक ने भी मुझसे कहा कि अब मैं उसके यहाँ पर परमानेंट रहूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि जितनी ज़्यादा मैं उसकी देखभाल करूँगी, उससे एक्सरसाइज करवाऊँगी, उतनी ही जल्दी वह ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह अब धीरे धीरे चलने लगे थे और ऐसा करने से वह और तेज़ी से चलने फिरने लगते। मुझे भी अब उसके यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब तो मेरे घर पर भी कोई नहीं था। लेकिन मालिक के बंगले में रहने पर मुझे अब खुद का खास ख्याल रखना पड़ता था, ताकि किसी को भी ये शक ना हो सके कि मैं एक लड़की हूँ। एक रात जब मैं अपने कमरे से पानी पीने के लिए उठी तो मुझे मालकिन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी और जब मैंने उत्सुकतावश उनके कमरे में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो वह किसी दूसरे आदमी के साथ। ये देखकर मुझे मालिक के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत ही अपनी बिग दाढ़ी मूछें लगाईं और जाकर के मालिक को बुला लाई और उन्हें उनकी आंखों से के सामने से उनकी पत्नी का सारा धोखा दिखाया।
मुझे तो लगा था कि शायद मालिक ये सब देखकर गुस्से से फट पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मालिक चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गए। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पत्नी किसी दूसरे के साथ, इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं कह पाई। इस पर मालिक कहने लगे कि मैंने उस औरत को कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं, क्योंकि उस औरत ने मुझ में कभी अपना पति नहीं देखा। उसने सिर्फ मुझसे शादी इसलिए की ताकि वह महंगी महंगी शॉपिंग कर सके और दुनिया को ये दिखा सके कि वह एक करोड़पति की बीवी है। उसने मुझे कभी वह सुख नहीं दिया जो मैं अपनी पत्नी से चाहता था, और जब मेरे और उसके बीच में कोई प्यार का रिश्ता ही नहीं है तो फिर मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वह किसके साथ क्या कर रही है। मैंने मालिक से कहा, तो क्या आपके सीने में दिल ही नहीं है? क्या आपको प्यार की ज़रूरत ही नहीं है? इस पर मालिक कहने लगे कि ऐसा नहीं है, मुझे भी किसी से प्यार हुआ था, लेकिन मेरी इतनी बुरी किस्मत कि जब मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाला था तभी वह ना जाने अचानक ही कहाँ गायब हो गई। मैंने मालिक से पूछा कि आखिर वह लड़की कौन थी, लेकिन मालिक मुस्कुराते हुए कहने लगे कि रमेश, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम उस लड़की को मेरे लिए ढूंढ कर ला सकते हो। मैंने मालिक से कहा कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उस लड़की को आपके लिए ज़रूर लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको आपका प्यार ज़रूर मिलना ही चाहिए। इसके बाद मालिक ने मुझसे कहा कि रात बहुत हो गई है और तुम जाओ, जा कर के सो जाओ। अगले दिन जब मैं मालिक के पास कमरे में गई तो उनकी टेबल पर एक केक रखा हुआ था। वह कहने लगे कि आओ रमेश, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने उनसे सवालिया नज़रों से पूछा कि ये केक किस लिए, तो मालिक कहने लगे कि दरअसल आज मेरा जन्मदिन है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। वह कहने लगे, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मेरे साथ मेरा जन्मदिन मना सके। इस वक्त मेरे अपनों की गिनती में सिर्फ तुम ही हो और इसीलिए मैं ये केक तुम्हारे साथ ही काटूंगा। इसके बाद मालिक ने अपना जन्मदिन मनाया। मैंने मालिक से कहा कि आपने मुझे पहले नहीं बताया, वरना मैं आपके लिए कोई गिफ्ट ज़रूर लेकर आता। मालिक ने कहा कि तुम अगर चाहो तो मुझे एक गिफ्ट दे सकते हो। मैंने हैरानी भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा। उसके बाद मालिक मुझसे कहने लगे कि क्या तुम मुझे मसाज सेंटर से लड़की ला कर दे सकते हो। उनकी इस बात ने तो मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मालिक को ये क्या हो गया है। उसके बाद मालिक ने कहा कि तुम शायद मेरी बात समझे नहीं। दरअसल कल तुमने कहा था कि तुम उस लड़की को मेरे लिए ढूंढ लाओगे जिस लड़की से मैं प्यार करता था। दरअसल वह एक मसाज सेंटर में ही काम करती थी और तुम भी तो एक मसाज सेंटर में ही काम करते थे, तो हो सकता है तुम उस लड़की को जानते हो। मैंने उनसे कहा कि तो आप उस लड़की का नाम मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस लड़की को ढूंढ सकूँ। मालिक कहने लगे कि उस लड़की का नाम सपना था। मालिक के मुंह से ये नाम सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए और ना जाने क्यों ऐसा लगा कि मेरे खुद के अतीत के कुछ पन्ने मेरे सामने खुलने लगे। लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा था कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद मालिक की आवाज़ उसके जैसी ही है जिसे अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही मेरे सर पर कहीं से छिपकली आकर गिरी, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई और मैंने उसे हटाने की कोशिश की, जिसमें मेरी विग मेरे सर से निकलकर दूर जा गिरी और मेरे लंबे घने काले बाल खुल गए। मालिक ने तुरंत ही आगे बढ़कर मेरे चेहरे से दाढ़ी और मूँछों को भी हटा दिया और फिर वह दंग रह गए। उन्होंने कहा, सपना, ये तुम थी जो इतने समय से मेरी आंखों के सामने थी, मेरे इतने करीब थी, लेकिन मैं तुम्हें आज तक पहचान नहीं सका। मैं अभी भी मालिक को हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी। तभी मालिक मेरी उलझन को समझ गए। वह कहने लगे, रुको, अभी रुको। इसके बाद वह जैसे ही अंदर वाले कमरे से मास्क पहनकर आए और मैंने जब उनकी सिर्फ आंखें देखीं तो मैं समझ गई कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरे लिए वह गोल्डन पैकेज खरीदा था ताकि मेरी इज्जत पर आँच ना आए। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने दौड़कर उस लड़के को गले से लगा लिया।
उसने कहा कि तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता, मेरा नाम नमन है। नमन ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम मुझे ना मिली तो मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम जिस मसाज सेंटर में काम करती थी वह तो बंद हो गया था। मैंने वहाँ से तुम्हारा एड्रेस पता करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मुझे तुम्हारे बारे में बताता। और फिर मजबूरन मुझे अपने पिता की ज़िद के आगे उनकी मर्जी की शादी करनी पड़ी। लेकिन मेरे दिल से तुम्हारा प्यार कभी नहीं गया और इसीलिए मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं अपना सका। मैं एक एक दिन तुम्हारे इंतज़ार में ही काटता रहा और हर रोज़ भगवान से दुआ करता कि कैसे भी करके बस तुम मुझे मिल जाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। नमन के मुंह से ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना भी नहीं था। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं अब तक ये सब नाटक क्यों करती रही, तो मैंने उसे खुद पर जो भी बीती थी वह सब कुछ साफ साफ बता दिया। नमन ने मेरे आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि लेकिन अब तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ दिनों के बाद ही नमन ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और मेरी और नमन की धूमधाम से शादी हो गई। आज मैं नमन के साथ उसके बंगले में रह रही हूँ और मेरा भाई भी अब मेरे साथ ही रहता है। नमन का प्यार पाकर मेरी ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो गई है। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ जो उसने मुझे नमन से मिलाया। शायद मसाज सेंटर में मुझे मजबूर होकर काम इसीलिए करने जाना पड़ा ताकि मेरी नमन से वहाँ मुलाकात हो सके। कहते हैं कभी कभी हमें जिस चीज़ के लिए ये लगता है कि यह हमारे लिए बुरी है, वह शायद आने वाले समय में हमारे लिए अच्छी साबित होती है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।